नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय एकेडमी सढौरा के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी PYQ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम पहले 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा 8th PYQ का सेट है जो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये पेपर हुआ था 25 अगस्त 2024 के अंदर, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये। इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भिन्न को चुनिए, विषम को चुने। इसमें से हमें बताना है विषम कौन सा है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ या फिर व्हेल। इन चारों में से बताना है। तो सांप, छिपकली और व्हेल जो ये क्या है, सर्प वर्ग के जीव हैं, जबकि क्रोकोडाइल एक अलग वर्ग का जीव है, मतलब मगरमच्छ जो है वो अलग है इनसे। तो इसका आंसर क्या होगा, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है हमारा 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। तो ये रेवाड़ी, पंचकुला, सिरसा या पलवल। तो इसका आंसर होगा हमारा पंचकुला। जो 26वीं हमारी अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, पंचकुला के अंदर। ये आपने ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नौसेना स्टाफ के प्रमुख को हम क्या कहते हैं। इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं, वाइस एडमिरल, एडमिरल या फिर जर्नल। हमें बताना है इनमें से क्या बोलते हैं। तो नौसेना का जो स्टाफ होता है उसको हम एडमिरल बोलते हैं। हमारे भारत के अंदर 3 तरह की सेनाएं हैं, हमें आप तीनों तरह की सेनाओं के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली है थल सेना, जिसको आर्मी बोलते हैं। ठीक है, फिर है जल सेना, नेवी बोलते हैं जिसको, फिर है वायुसेना, एयरफोर्स। थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इन तीनों फोर्सेस के अंदर अलग अलग इनके हेड होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, या फिर रैंक होता है, उसको हम उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है थल सेना, इसके प्रमुख को हम क्या बोलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम क्या बोलते हैं, जनरल। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं अभी वर्तमान में वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये अपना याद रखना है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और ये 30 जून 2024 से अपने पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है हमारे नौसेना प्रमुख, जिसका इस क्वेश्चन में भी जिक्र किया गया है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, मतलब नौसेना के प्रमुख कौन है, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसका आपने याद रखना है। ये कौन से हैं, 26वें प्रमुख हैं, 30 अप्रैल 2024 से ये अपने पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है हमारा वायुसेना प्रमुख, जो एयर स्टाफ होता है उसको हम बोलते हैं एयर चीफ मार्शल। ये है AP सिंह। एयर चीफ मार्शल कौन है, AP सिंह। ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। हमने तीनों चीज़ों को देख लिया, थल सेना, जल सेना और वायुसेना के। अब इन तीनों सेवाओं के समन्वय के लिए एक क्या होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मतलब एक CDS भी होते हैं। उनका आपने याद रखना है। जो वर्तमान में हमारे CDS हैं, जो इन तीनों को मिला के प्रमुखों का समन्वय करता है, उनको क्या बोलते हैं, CDS। तो ये पद है हमारे अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान के नाम। ठीक है, अभी वर्तमान में CDS कौन है, जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पेन, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो मैरिनो भेड़ की उत्पत्ति हुई है स्पेन के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये SSC के एग्जाम में भी आया है और ये HSSC द्वारा भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखना है, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर कितनी है, 0 प्लस 9 की पावर 9, उसकी पावर क्या है, 0। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन इस तरह से है, 9 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 9 और उसकी पावर 0। हमने याद रखना है, अगर कोई भी नंबर हमें दिया हो या कोई भी डिजिट अगर हमें दी हुई है, जैसे 2, 4, 8, ठीक है, 12, 2, 4, 7, इस तरह से अगर उसकी पावर अगर 0 दे रखी है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इन सभी का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपने याद रखना है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर 1 होगा। तो 9 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस 9 की पावर 0 तो क्या होगा, आंसर 1। 1 का 1 आएगा, प्लस 9 की पावर 1 है तो 9 ही आएगा। 9 और 1 कितने होंगे, 10। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 10। ये हमें सोल्व करना था, मैथ का हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपर के अंदर। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये हरियाणा के अंदर गोरखपुर के अंदर है। ठीक है, और ये 2800 मेगावाट का है। ये अभी 2013 के अंदर
शुरुआत हुई थी इसकी 2013 में इसको मंजूरी मिली थी और 2014 के अंदर ये इस पर काम शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य हमारा है 2031 तक कंप्लीट होने का। और इसके अंदर 2800 मेगावाट है, मतलब 700 यूनिट की 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगी हुई है, तो ये 2800 मेगावाट है इसकी जो ऊर्जा है। तो याद रखने कहाँ है, गोरखपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तख के अंडे का ऊष्मीयन काल कितने दिन का होता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऊष्मीयन काल क्या होता है। ऊष्मीयन काल एक ऐसा काल है, देखो इसमें क्या होता है, जो पक्षी होते हैं या फिर जीव जंतु होते हैं, ये इनके जो अंडे होते हैं ये इनके ऊपर बैठ के उनको सेते हैं, मतलब उनको गर्मी प्रदान करते हैं, ठीक है। इसका बत्तख होता है 28 दिन का। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जैसे मानव के जो शिशु होते हैं, ठीक है, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, शिशु का जन्म हुआ है, अगर शिशु का जन्म टाइम से पहले हो जाए, मतलब 9 महीने से पहले हो जाए, मतलब 7वें महीने में या 8वें महीने में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए, तो समय से पहले उसको क्या रखा जाता है, बोलते हैं ना शिष्य में रखा है बच्चा, शिष्य में लगा रखा है, कमजोर है बच्चा, तो वो उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर। ठीक है। ये क्या होता है, तापमान, आर्द्रता और गैस को नियंत्रित करने का काम करता है। मतलब ये बच्चे को सेम वही इनक्यूबेटर बच्चे को जन्म से पहले पालन पोषण का काम करता है, इसलिए बच्चे को क्या करते हैं, इनक्यूबेटर में लगाया जाता है। ये भी सेम ऐसे ही है। ये जो बत्तख होते हैं या कोई भी पक्षी या कुछ भी होगा, अगर वो उनके जो अंडे होंगे वो उनके पास बैठे रहेंगे, उनके ऊपर बैठे रहेंगे, उनको गर्मी प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 28 दिन। बत्तख के अंडे का ऊष्मीयन काल 28 दिन। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। समूह में सबसे छोटा कौन है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है एक बार, अगर समझ ना आए तो दूसरी बार रीड आउट करना है, फिर उसका आंसर देना है। पहली कंडीशन से लेके चलेंगे। 5 लड़कों का समूह है, सबसे पहले हमें ये पता चला कि यहाँ 5 लड़के हैं। सबसे पहली कंडीशन है वसंत मनोहर से लंबा है, मतलब जो वसंत है वो मनोहर से बड़ा है। बड़ा है तो इसकी तरफ ये हम इक्वालिटी का यूज़ करेंगे। वसंत मनोहर से लंबा है परंतु राजू से जितना लंबा नहीं है। जो वसंत है वो राजू जितना लंबा नहीं है, मतलब राजू क्या होगा, वसंत से बड़ा होगा। ये कंडीशन तो ये बन गई। नेक्स्ट कंडीशन है जयंत दत्ता से लंबा है, मतलब जो जयंत है वो दत्ता से लंबा है, ठीक है, परंतु मनोहर से छोटा है। और ये जो मनोहर है ना, इससे छोटा है ये, तो ये बन गया। तो हमारी क्या बन गई, 5 लड़के कंप्लीट। 1 2 3 4 5। इसने क्या पूछ रखा है, समूह में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, दत्ता। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दत्ता, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x/y इज इक्वल टू 16/24 हो तो 24y मतलब 24y का आंसर क्या होगा। देखिए इसको सोल्व करने के लिए x/y इज इक्वल टू 16/24। पहले हम कटिंग करके थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको। ये होगा 4 चौक 16, 4 6 24, 2 और 3, मतलब 2/3। क्या आया मेरे पास, x/y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब मुझे क्या पूछ रखा है, 24y। 24y किसके बराबर होगा, 24 गुणा y की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो क्या होगा आंसर, 72। अब 72 तो इसमें दे नहीं रखा, तो इनको हम सोल्व करके देखेंगे कि कहाँ 72 हमारा आएगा। देखिए x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2 आई थी। 16 दूनी से कितना होगा, 32, 24 दूनी 48, 36 गुणा 2 72, 30 गुणा 2 60। पर मेरे पास तो आंसर क्या आया था, 24 गुणा y की वैल्यू कितनी थी, 3, 72। तो ये किसके बराबर होगा, 36x के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। सबसे पहला है पठनीयता कम कर देता है, कोड की लंबाई बढ़ाता है, कोड को पुनः प्रायोजकता बढ़ाता है, मतलब रीयूजेबल बनाता है उसको। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, डबिंग की आवश्यकता कम कर देता है। तो इसमें से हमें बताना है प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का उपयोग करने का मुख्य लाभ बताना है। अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसके अंदर फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, वो क्या, इसका आंसर होगा कोड की पुनः प्रायोजकता बढ़ाता है, मतलब कोड को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं।
रीयूजेबल बना देते हैं उसको, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी परियोजना को 5 महिलाएं और 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे। पहले कंडीशन दे रखी है कि जो 15 वुमेन या फिर 10 मैन ये कंप्लीट कर सकते हैं 55 दिन में किसी काम को, या तो 15 महिलाएं मिलकर करेंगी 55 दिन में, या फिर 10 आदमी मिलकर करेंगे तो 55 दिन में करेंगे। अब इसने अगली कंडीशन दे रखी है उस परियोजना को 5 महिलाएं और 4 पुरुष। अब यहाँ ये मिल के बताना है कि कितने दिन में करेंगे, मतलब 5 वुमेन प्लस 4 मैन, ये बताना है कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम कंडीशंस लिखेंगे यहाँ। वुमेन 10 मैन के बराबर वुमेन होंगी हमारी 15, ये 10 कहाँ जाएगा डिवाइड में, यहाँ बचेगा खाली मैन, कटिंग हो जाएगी 3 और 2, मीन्स मैन की वैल्यू एक आदमी की वैल्यू कितनी आई 3/2 वुमेन। अब उस कंडीशन में हम रखेंगे, क्या थी कंडीशन हमारी, 5 वुमेन प्लस 4 मैन, ये बताना है हमें कितने दिन में करेंगे। तो ये बराबर होगा जितना पिछले ये 15 वुमेन इंटू ये कितने दिन में कर रही हैं 55 दिन में, तो इनका बताना है कि कितने दिन में करेंगे। तो क्या हो गया 5 वुमेन प्लस 4 मैन की वैल्यू मैं रखूँगी यहाँ 3/2 W, इनका दोनों का बताना है कि कितना x, मतलब ये x दिन में कर सकती है। अभी हम ये लेके चलेंगे, ये x दिन में करिए तभी इसका बताना है कि ये 15 वुमेन 55 दिन में कर रखी हैं, तो इसलिए ये कंडीशन हमने इक्वल रखी है। तो ये क्या होगा 2 पे कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 6 और 5 कितने हो गए 11 वुमेन इंटू x बराबर 15 वुमेन इंटू 55, 11 से क्या कटेगा 5 पे और W से W कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 5 75, मतलब ये 5 वुमेन और 4 मैन ये मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 75 डेज में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच एक सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा बताना है हमें किसके बीच है, तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। हमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बांग्लादेश पाकिस्तान, तो इसका आंसर होगा चीन। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे पास 3 रेखाएं हैं जो हमें याद रखनी है। देखिए सबसे पहली है मैकमोहन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये मैं आपको मैप के माध्यम से दिखा देती हूँ, ये आपके अच्छे से याद रहेगा। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा है, ये भारत के ऊपर की तरफ ये क्या है चाइना है पूरा, तो ये है यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। ये हमारी मैकमोहन रेखा है, यहाँ पर ये क्या है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर का जो एरिया है ये क्या है मैकमोहन रेखा, चाइना और इसके अंदर भारत के बीच में ये नेपाल है, ये भूटान है, ये नीचे क्या है बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी दोबारा से दिखा रखा है, ये दे रखा है ये अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया क्या है चीन का एरिया है ये भी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान, ये भारत है हमारा और ये ग्रीन वाला कौन सा है पाकिस्तान का एरिया है। इनके बीच में क्या है ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, पर इस रेखा को क्या बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो है ये डूरंड रेखा है। ये भारत और चीन की वास्तविक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाली जो येलो लाइन है ये क्या है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको LAC बोलते हैं। और जो ये है इसके बीच लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको LOC बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखनी है। ये दे रखा है देखो रेड क्लिफ, ये पाकिस्तान अलग है भारत से, तो ये रेड क्लिफ है, और ये ईस्ट पाकिस्तान है तो ये भी रेड क्लिफ है, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो ये है गुड़गांव नहर मीन्स गुरुग्राम नहर,
भिवानी नहर और भाखड़ा नहर या फिर पश्चिमी यमुना नहर, इन चारों में से बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी है। तो इनको याद रखना है आपने। देखो सबसे पहली है गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर बनी थी 1970 में। भिवानी नहर बनी थी 1976 में, ठीक है। ये 1976 में शुरू हुई थी और 1980 के दशक में ये ख़त्म हुई थी, मतलब इसका काम कंप्लीट हुआ था। फिर है भाखड़ा। भाखड़ा हुई थी 1950 के अंदर बनी थी। और पश्चिमी यमुना नहर है, ये वैसे तो पश्चिमी यमुना नहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी 14वीं सदी में और 1879 में दोबारा से शुरू हुई थी। ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी 1879 में, पर 1817 में इसका पुनरुद्धार हुआ था। तो सबसे पुरानी में देखी जाए तो कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है? देखिए, सबसे पहले हम पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 तक की वैल्यूज होती है उसके अंदर। जो 7 नंबर होता है ये न्यूट्रल होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीन। और 7 से कम वाला होता है अम्लीय, एसिडिक। और ये होता है बेस, मतलब क्षारीय। अब इसमें कौन सा पूछ रखा है? 7 से कम वाला पूछ रखा है। 7 से कम मतलब 0 से 7 तक के जितने भी आएंगे, 1 2 3 4 5 6, वो क्या होंगे? सारे अम्लीय होंगे। और 7 से ऊपर 8 9 10 11 12 14 तक वो सारे क्या होंगे? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH 7.0 से कम वाली मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? देखिए, इलायची पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या मधुमिलाई पहाड़ियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा इंडियन मैप है वैसे है। ये नीचे वाला पोर्शन है हमारा, ठीक, ऐसे करके, ऐसे। यहाँ से थोड़ा सही नहीं बना, ये आप देख लीजिए। ये वाला, ये है पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। इधर तो है बे ऑफ बंगाल और इधर जो है अरेबियन सी है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये लास्ट में यहाँ आके मिलते हैं, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट है हमारा, IoT का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ टूल्स, इंटरनेट ऑफ ट्रांसफर। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्टेड लूप क्या है? नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक लूप जो अनंत चलता है बिना बॉडी वाला लूप, एक ही स्टेटमेंट वाला लूप। नेस्टेड लूप मतलब, नेस्ट क्या होता है? नेस्ट मैंने घोंसला होता है ना, मतलब एक के अंदर एक, तीन के मिला के फिर हम क्या बनाते हैं? घोंसला बनता है ना हमारा। तो ऐसी है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग चुनना है हमें, अलग चुने। बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, इनमें से बताना है। देखो, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये सारे क्या हैं? ग्रह हैं। और चंद्रमा क्या है? उपग्रह। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, ये कहाँ है? राई के अंदर। राई कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। और ये बना था 1973 के अंदर, जुलाई 1973 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? नई दिल्ली, सूरत, हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है? जो रेड डाटा बुक होती है इसके अंदर हम जो भी हमारे जीव जंतु या पशु पक्षी हैं इनका रिकॉर्ड दर्ज होता है। रेड डाटा के अंदर वो होती हैं जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है, मतलब जो अब खो चुके हैं, जो जीव जंतु बचे नहीं हैं धरती के ऊपर, ठीक है, उनको हम रेड डाटा बुक के अंदर उनमें रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसके अंदर आएगा लुप्त प्राय प्रजातियाँ। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं?
तो भारत में जब ये क्वेश्चन 2024 के अंदर आया था तब थे 106, तो इसका आंसर आया था 106। पर अभी वर्तमान में 2026 चल रहा है, अब वर्तमान में है 160। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कितने हैं? 160। भारत में लगभग पहले 106 थे, अब संख्या समय समय पर बदलती रहती है, अलग अलग उनको उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है, तो अब 107 हो गए हैं। देखिए 107 में कौन सा है? 107वां उद्यान ओडिशा में है स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अप्रैल 2025 में ओडिशा सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर यह दर्जा दिया गया, और यह ओडिशा का दूसरा और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघों, हाथियों और विभिन्न जीवों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है कौन सा है? 107 हो गए हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अंदर। अभी आपको थोड़े से पुराने कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पुराने है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थापित है, 1936 में बना था। सबसे छोटा है साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ये उद्यान विविध पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करते हैं और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कुछ प्रसिद्ध हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम के अंदर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है। रणथंभौर राजस्थान के अंदर है। पेंच मध्य प्रदेश के अंदर है। ये पांचों के पांचों पहले भी पेपर में पूछे गए हैं, एसएससी और एचएसएससी दोनों द्वारा ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने ये बताया आपको। ये अपने याद रखना है। काजीरंगा, कान्हा, बांदीपुर, रणथंभौर, पेंच। ये रणथंभौर वाला हरियाणा के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, रणथंभौर। नेक्स्ट है हमारा, एक विद्युत बल्ब को एक 220 वोल्ट के जनित्र में जोड़ा गया विद्युत धारा 0.50 A है। बल्ब की शक्ति बतानी है, मतलब पावर बतानी है हमें कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 440, 110, 11 या 40 वोल्ट। W का मतलब क्या है? वोल्ट। तो ये क्या होगा? देखो शक्ति, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V × I। V हमें वोल्टेज दे रखी है कितनी? 220, और धारा मतलब करंट हमें कितना दे रखा है? 0.50। पॉइंट के नाम का हम क्या लगाएंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल। 22 को इससे गुणा करेंगे किससे? 5 से, तो क्या आएगा? 110 वोल्ट। तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? इसके ऑप्शन है जयपुर, पुणे, श्रीनगर या फिर मुंबई। तो इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर कौन सी विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? किसको? जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ये हमें सोल्व करना है। देखिए क्या दे रखा है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर, मान लो निश्चित धनराशि, देखो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज वाले जो हम क्वेश्चन करते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, P × R × T/100 ये होता है। SI का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T। ये हमें पता है सभी को, बस यही यूज़ करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का, किसी निश्चित धनराशि को मतलब P मान लिया मैंने मूलधन, और T मेरे पास दे रखा है 2 वर्ष, ब्याज पर उस धनराशि का 5वां भाग है। क्या है? साधारण ब्याज। मतलब SI जो है वो क्या है? उस धनराशि का 5वां भाग, मतलब धनराशि P है, उसका 5वां भाग मतलब 5 से डिवाइड होगा, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है, ये इसमें रखनी है और आंसर निकालना है। SI की वैल्यू कितनी आई है? P/5। P दे रखा है, T बराबर 2 साल, और SI की वैल्यू कितनी दे रखी है? P/5। फॉर्मूले में पुट करेंगे, SI = P × R × T/100। SI की वैल्यू P/5 बराबर P × R हमें निकालना है, × T की वैल्यू कितनी है? 2/0। P से P कैंसिल, 5 × 1 = 1, 5 × 2 = 10, 0। तो यहाँ है 1 बराबर, यहाँ है P तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 बचा, R × 2 2R, और ये 20 कहाँ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर ये 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यहाँ से कैंसिल होगा, कटिंग करेंगे 10, तो R की वैल्यू कितनी आई? 10%। तो आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में स्थान क्या है? 2024 के अंदर ये एग्जाम हुआ था, इसलिए 2022 का पूछ रखा है। तब था 132। क्या था? मानव विकास सूचकांक। पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। मानव विकास सूचकांक
तो देखिए तब 132 था। इसका मतलब क्या है, देखिए यह सूचक जीवन प्रत्याशा, हेल्थ, एजुकेशन और आय मतलब इनकम के बारे में प्रति व्यक्ति स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मिलाकर बनाया जाता है ताकि किसी देश के सामान्य नागरिकों के जीवन का स्तर आकलन किया जा सके। मीन्स जो ये मानव विकास सूचकांक है ये कि हमारे देश के अंदर क्या बताता है, जीवन प्रत्याशा, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के स्टैंडर्ड लिविंग को इनको मिला के ताकि देश के सामान्य नागरिकों के जीवन का स्तर आकलन किया जाए, उसके बारे में ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका याद रखना है आपने, क्या था 130। अभी 2025, तब था 132, अभी 2025 के अनुसार ये क्या है 130वां देश है हमारा भारत 193 देशों की रैंकिंग में। नेक्स्ट है, संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमन, ब्लेज पास्कल। इनमें से बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जॉन वॉन न्यूमन। और कंप्यूटर के जो आविष्कारक थे वो कौन थे इनमें से? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है हमारा, भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में प्रति वर्ष खेल दिवस मनाया जाता है वो सभी को पता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद जो थे उनकी याद में, मेजर ध्यानचंद। और ये किसके प्लेयर थे? हॉकी के। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? तो हरियाणा राज्य के अंदर 1966 में कितने जिले थे? 7 जिले। कौन कौन से? अंबाला, ठीक है, अंबाला, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और करनाल। ये 7 जिले थे हमारे हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या है? देखो घनाभ और घन के बारे में याद रखना है। देखो ये तो होता है घन, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये तो होता है घन, इसको बोलते हैं क्यूब। एक होता है घनाभ। मान लो अगर आप किसी कमरे में बैठ के वीडियो देख रहे हो तो आपने चेक करना है आपके कमरे की तीनों लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई अगर बराबर है तो आप घन के आकार के कमरे में बैठे हो। अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो तो आप घनाभ की शेप के रूम में बैठे हो। यहाँ घनाभ की बात की गई है, किसकी? आयतन की। इसका आयतन होता है ए क्यूब, इसका होता है L इंटू बी इंटू एच। इसमें L, B और H दे रखी है। L कितनी है? 5, B कितनी है? 3 और H कितना है? 4। इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया? क्योंकि सभी की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर। अगर हम बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड 1 1 1 कितनी होगी? 1 2 और 3। तो पावर क्या आई? 3। मतलब वॉल्यूम में हम क्या करते हैं? पावर 3 आती है। और अगर हम एरिया की बात करें तो पावर 2 आती है। तो आपने याद रखना है। आंसर क्या है? 60 सेंटीमीटर। 31 क्वेश्चन है, 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? इनमें से हमें बताना है कि इसका थीम क्या थी? पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन, पर्वतीय जैव विविधता का पुनर्स्थापन, पर्वतों और ग्लेशियरों का पुनर्स्थापन या इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमें बताना है। तो जो 11 दिसंबर 2023 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम थी वो थी पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए। नेक्स्ट है हमारा, यदि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 22, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 36, 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 4 1 2 और 4 स्टार 5 बताना है हमें क्या होगा। ये हमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए क्या है, हमें चेक करना है। देखो 1 क्रॉस 2 ये ऐसे है, तो ये है क्या? 1 2 जा 2 और लास्ट वाला डिजिट है ये आगे आ गया। नेक्स्ट है 2 2 3 जा 6 और लास्ट डिजिट ये है, तो ये हमारी यहाँ आ गई। नेक्स्ट ऐसे ही 3 स्टार 4 इज इक्वल टू 4 3 जा
12 और लास्ट डिजिट 4 है तो ये यहाँ आई। अब ऐसे ही हमें इसका पूछा हुआ है तो इसका क्या होगा 4 स्टार 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है। देखो पाचन के अंदर इसके ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करना, वसा का पाइसीकरण करना, लिपिड को फैटी एसिड में परिवर्तित करना या फिर प्रोटीन का पाचन करना, ये पूछ रखा है हमें। तो जो देखिए हमारे शरीर के अंदर दो चीज़ों का सबसे अहम रोल है। सबसे पहले है प्रोटीन, फिर सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इनके कार्य, संरचना और पाचन के तरीके अलग अलग हैं दोनों के। प्रोटीन का मुख्य काम होता है शरीर के अंदर शरीर का निर्माण करना और मरम्मत करना, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसका मुख्य काम होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जो प्रोटीन है इससे हमारी मांसपेशियों का निर्माण होता है, ऊतकों की मरम्मत होती है, इम्यूनिटी या बढ़ती है, ठीक है, शरीर की, तो ये प्रोटीन का काम है। कार्बोहाइड्रेट्स हम किस लिए लेते हैं, शरीर को एकदम से ऊर्जा प्रदान करने के लिए। और जो कार्बो शब्द है ये बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, और ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो ये आपने दोनों याद रखने हैं। और इसके अंदर अलग से एंजाइम पाए जाते हैं और इसके अंदर अलग से, ठीक। जो ये प्रोटीन होती है इसके अंदर दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन। जो पेप्सिन होता है इसकी यहाँ बात की गई है, पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो पेप्सिन किसके अंदर है, प्रोटीन के अंदर, मतलब प्रोटीन को पाचन करने का ये काम करता है पेप्सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। जो पेप्सिन एक एंजाइम है ये, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में विभाजित करता है जिससे पाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस जिले में बड़कल झील स्थित है। ये क्वेश्चन HSSC का फेवरेट रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। बड़कल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। तो इसमें ऑप्शन चेक करेंगे फरीदाबाद है या नहीं, तो डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, रिजुवेब तकनीक किससे संबंधित है। बांध निर्माण, सड़क निर्माण, शहरी वन निर्माण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिजुवेब तकनीक है इसका काम ना तो बांध निर्माण के लिए यूज होता है, ना सड़क निर्माण के लिए, ना ही शहरी वन निर्माण के लिए। इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब जो रिजुवेब तकनीक है इसका संबंध सामान्यतः ऊर्जा या पर्यावरण संरक्षण से होता है, ना कि बांध, सड़क या शहरी वन से। मतलब जो रिजुवेब टेक्निक है इसका यूज़ हम ऊर्जा के क्षेत्र में या पर्यावरण संरक्षण के लिए करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है। जो पाइथन एक लैंग्वेज है और पाइथन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, वेबसाइट्स बनाने में, डाटा साइंस के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, या फिर AI टूल्स या फिर ऐप्स और सॉफ्टवेयर के लिए हम पाइथन का यूज़ करते हैं। ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक लूप शुरू करना, एक लूप को रोकना, एक लूप को समाप्त करना या एक लूप को जारी करना। इसमें स्टेटमेंट पढ़ेंगे अच्छे से। पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य है, इसके अंदर पूछ रखा है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं उसका क्या मीनिंग होता है या किसके लिए किया जाता है। तो ब्रेक मतलब किसी एक लूप को समाप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, किसी एक लूप को समाप्त करना। ये अपने याद रखना है, जो पाइथन है ये एक लैंग्वेज है और इसको हम कई जगह यूज़ करते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। अंकों का सही संयोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों के साथ एक सार्थक शब्द बन सके। TELSCA इसमें से बताना है। इसमें आपने रख के देखना है 1 2 3 4 5 6 4 6 5 1 2 3, इनके नंबर के अकॉर्डिंग ये रख के देखना है। देखो कैसे ये है, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसी ये नंबरिंग है। इनको रख के देखना में किसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। इसका बन सकता है CASTLE, कैस्टल, ठीक है। कैस्टल का मतलब होता है किला, इसका मीन्स क्या होता है किला। इसमें हम चेक करेंगे ABCD में, तो इसका हमारा आंसर बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया। ये पूछ रखा है संघाई सहयोग संगठन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये इसमें बताना है बीजिंग, संघाई या फिर अस्ताना। तो ये हुआ था अस्ताना के अंदर, और अस्ताना कहाँ पर है, कजाकिस्तान के अंदर। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारा, और अगर हम बात करें 2000, ये एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 के अंदर हुआ था,
और इसलिए इसमें 24 का ही पूछ रखा है। पर अब हमारा एग्ज़ाम 2025 के अंदर भी आने वाला है, तो उसका पूछ सकता है। ये हुआ था तियानजिन में, जो चाइना के अंदर है, तो ये आपने याद रखना है। अब की बार कहाँ हुआ है? चाइना के अंदर, तियानजिन नामक शहर में, चाइना। 2025 वाला, ये 24 की बात थी, ये कजाकिस्तान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन अभिक्रिया एक उदाहरण है। इनमें से बताना है, जो वनस्पति पदार्थ होते हैं उनको वो खाद में अपघटन हो गया, तो ये कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी या कैल्सिनेशन या फिर ऊष्माशोषी। तो ये एक अभिक्रिया है, कौन सी? ऊष्माक्षेपी है। इसमें हम देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इन दोनों में मेन अंतर क्या है। वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, जिसमें ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। मतलब ये वनस्पति जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ या कुछ भी पदार्थ दे रखे हैं, उनको अगर उनका अपघटन करना है, खाद में परिवर्तित करना है, तो कोई ना कोई गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो ऊर्जा या फिर ऊष्मा वो निकलेगी, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर हम इन दोनों में बात करें, इनका डिफरेंस चेक करें, तो इनमें होगा जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, जिससे आसपास का तापमान बढ़ता है, जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, तो वो होगी एक्सोथर्मिक। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, जैसे आसपास का तापमान घटता है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट का पानी में घुलना या कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म होकर टूटना। मीन्स इसके अंदर क्या हो रखा है, जो एनर्जी है वो निकल रही है, और इसके अंदर एनर्जी का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, और इसको ऊष्माक्षेपी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी, देखिए इसका आंसर है 2004। तो ये हुई थी 2004 के अंदर। अगर हम बात करें यूनेस्को हेरिटेज की, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की हम बात करते हैं, ये ऑल इंडिया में वर्ल्ड में कितनी है? 42 है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये ऑल इंडिया के अंदर 42 हैं, ये ध्यान रखना है आपने। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं HSC, या फिर आपके SSC की जो भी एग्ज़ाम होते हैं, CHSL CGL वगैरह, उनमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है? देखिए ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है, अगर किसी डाटा में, मान लो हमें कोई डाटा दिया हुआ है, इसमें पहले ऑप्शन चेक करेंगे हम, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए मोड, माध्यिका या फिर माध्य। मोड मैंने मीन, मोड और मीडियन हमने पढ़ रखा है। ये होता है मीडियन और ये होता है मीन। ये हमने कैसे पढ़ा था, अगर हमें कोई डाटा दिया हो, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये 5 डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसका हमने मीन निकालना है, मीन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाय टोटल, मतलब टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं, इन सभी का जोड़ करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 नंबर है। ऐसे मीडियन था, मीडियन में क्या करते हैं हम, इन साइड वालों को छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, आंसर क्या है 3। तो मीडियन हमारा 3 आ जाएगा। मोड का मतलब होता है जो संख्या बार, मतलब एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रखी हो, पर यहाँ तो सारे के सारे नंबर एक एक बार ही आए हुए हैं। अगर मैं ये डाटा ले लूँ, इसके अंदर एक और ऐड कर दूँ, या फिर 2 ऐड करूँ और एक बार और 2 ऐड करूँ, तो इसके अंदर पूछ ले कि अब बताओ इसके अंदर मोड क्या होगा। तो मोड का मतलब होता है एक ही नंबर जो कई बार रिपीट हो, जैसे 2 1 3 2 4 2 5 2, इस तरह से हमें कोई डाटा दिया हो। अब इसमें 2 जो है वो कई बार रिपीट हो रखा है, 1 2 3 और 4 बार। तो इस जो डाटा है, इस डाटा के अंदर मोड की वैल्यू क्या होगी? 2। मोड क्या होगा इसके अंदर? 2। और यही हमसे पूछ रखा है इसके अंदर, किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है? मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? मोड। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो है वो हरियाणा के अंदर, जो यमुना नदी है वो हरियाणा के अंदर यमुनानगर से प्रवेश करती है। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? देखो हम कोई भी जो ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, इनका अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको हमेशा हैशटैग से यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रृंखला में लुप्त संख्या के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, देखिए क्या दे रखा है 11, 9, 18, 15, 45, 41। देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो 3 3 का माइनस है यहाँ, ठीक है, इसमें से भी 3 जा रहे हैं। ये पहले 2 गए, फिर 3 गए, फिर 4 गए, ऐसे। देखो 11 में से 2 गए तो क्या आएगा 9, और 9 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा 18। मतलब पहले 11 था, फिर 9 आया, फिर 18। ऐसे ही 18 में से मैं 3 माइनस करूँ तो कितना आएगा 15, और 15 को मैं 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 45। मतलब 15 और 45। पहले 2 माइनस किए और फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 माइनस किए और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 45 में से कितने माइनस करूँगी मैं 2, 3, तो अब क्या होगा 4, तो क्या बचेगा 41, और 41 को अब इससे क्या करूँगी मैं गुणा, तो क्या आएगा 4, 4 चौके 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी में के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब हमें ये बताना है कि किसी प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है। मींस इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड का यूज़ हम क्या करते हैं इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर, ठीक है। तो कीबोर्ड तो नहीं होगा। स्कैनर स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रिंटर हो सकता है, क्योंकि प्रिंटर के अंदर क्या करते हैं हम इनपुट देते हैं, ठीक है, फिर वो इनपुट से हम आउटपुट निकालते हैं। जब आउटपुट हमारे पास आती है प्रिंटर के जरिए आती है, प्रिंटर में इनपुट डालेंगे तो हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्रिंट आउट मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। क्या क्वेश्चन था, मॉनिटर का यूज़ देखने के लिए हम करते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी स्क्रीन के अंदर हमें दिखाई दे रहा होगा उसको बोलते हैं मॉनिटर। किसी प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है, मीन्स प्रिंट निकाल के हमें देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रिंटर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला होगा पंचकुला। और अगर हम सबसे बड़े जिले की अगर हम हरियाणा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो होगा सिरसा। सबसे छोटा पंचकुला और सबसे बड़ा सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया। जो संघीय न्यायालय था अभी जो भारत के अंदर वर्तमान में क्या है सर्वोच्च न्यायालय। और इसी सर्वोच्च न्यायालय का पहले क्या नाम था संघीय न्यायालय। और इसने काम करना शुरू कब किया 1 अक्टूबर 1937 में। और बाद में इसको भारत के संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। फिर बाद में जब 1935 के अधिनियम के तहत 1937 से 50 तक इसने कार्य किया, और 1935 के अधिनियम के तहत 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में इसका स्थान ले लिया। मीन्स जब हमारे पास भारत के अंदर क्या था संघीय न्यायालय था, ठीक है, संघीय न्यायालय था, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। पर फिर 1935 का शासन अधिनियम आया जो अंग्रेज लेके आए थे। उसके बाद उसके तहत फिर जब गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसके बाद 28 जनवरी को इस संघीय न्यायालय का नाम चेंज कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका याद रखना है आपने, कब हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है HSSC के अंदर। ज़्यादातर जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, चाहे HSSC क्लर्क का लगा लो, पटवारी का लगा लो, या फिर हरियाणा पुलिस के और भी पिछले एग्जाम हुए हैं, दुर्ग शक्ति का एग्जाम हुआ है, मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो ये वाला, वर्तमान राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, या फिर हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन फेवरेट है HSSC के, हर एग्जाम में पूछता है। तो इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो ये पूछ रहा क्या वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसलें, ठीक है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, ये वाली, ठीक है। मानसून में बोई जाती है चावल, मक्का आदि, धान चावल को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 15 और 4x
प्लस 2y इज इक्वल टू 15। अब मैं इस वाली वैल्यू को, फर्स्ट वाली कंडीशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो यहाँ लिखती हूँ, यहाँ आएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 को 15 से करेंगे 30। ये मैंने क्यों किया? कैंसिल आउट करने के लिए, x और y की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और 2 से ही क्यों किया? मैं 4 से भी कर सकती थी, पर मैंने 2 से इसलिए कर लिया क्योंकि ऊपर वाली रकम जो है ये माइनस का चक्कर ना पड़े। वैसे उससे भी आंसर आ जाएगा हमारा, पर मैंने अपनी मर्जी से 2 से भी कर लिया। आपका जो जिससे मन करे आप कर सकते हो। देखो हम इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। ये हमने पढ़ रखा है मैथ जो 10th क्लास का मैथ है उसमें चैप्टर 3 है, जिसके अंदर ये वाली चीज़ें हमने अलजेब्रा के अंदर पढ़ रखी हैं। आपने अगर नहीं पढ़ रखी हैं तो एक बार देख लेना, क्योंकि मैथ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है। देखो 4 में से 2 गए, क्या आएगा 2x, ये 2y और ये प्लस का 2y, ये माइनस का 2y, तो कैंसिल आउट होकर क्या होगा 0 बराबर। 50 में से 30 गए, क्या आया 20, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट होकर क्या आएगा 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x क्या माना था हमने 4x था ना, तो x क्या माना था शेयर। अब शेयरों की संख्या ही तो बतानी थी, शेयरों की संख्या कितनी आ गई 10, और y कितनी आएगी, देखो x प्लस वाई में अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ, x की वैल्यू 10 है तो 10 उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो बन गया ना, कितने थे सिर्फ 15, 5 किसके थे तोते के और 10 किसके थे शेर के। अगर मैं पैरों की बात करूँ तो 4x मतलब 4 गुणा 10 40 पैर तो शेर के हो गए, और इसको बाई को किससे करेंगे 2 से, 2y 5 दूनी 10 पैर किसके हो गए तोते के, तो टोटल पैर हो गए 50। हमारी इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। शेरों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 9, 12, 11 और 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है। तो हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है, करनाल, सोनीपत, जींद या फिर हिसार। तो करनाल, ये जो स्टेडियम है ये जींद के अंदर है, और ये जींद के अंदर एक और है रानी तालाब, उसके पास ये स्थित है अर्जुन स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बताना है ऑप्शन, 24 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 14 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाएगा 24 जनवरी को। कौन सा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में लड़कियों के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया था। किसके लिए, ये 2008 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस, और हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका काम क्या था मनाने का, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें, महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, इसकी जो मंत्री है वो श्रीमती श्रुति चौधरी है, ये आपने याद रखना है। अगर हम हरियाणा के मंत्रिमंडल की बात करें, उसमें सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं, एक है श्रीमती श्रुति चौधरी और दूसरी है श्रीमती आरती राव। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेलुम्बो, न्यूसुई, फेरा, गार्टर, जैस्मिन या ओरिजा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या नाम है, नेलुम्बो, न्यूसीफोरा, गार्टर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय फूल है ये, कौन सा है, कमल का फूल, न्यूसीफेरा गार्टर, इसका वैज्ञानिक नाम है ये, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, सभी को पता है, अरुणा नाम होता है, अरुणा, मेरू, मानस, मलाया। तो इसका आंसर क्या होगा अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है, अरुणा। उसके बाद है 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं। तो 2011 की अगर जनगणना की बात की जाए तो उसके अंदर है 6841 गांव। तो इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू 3 है, तो a प्लस बी, ये इसका स्केयर है, कमान बताना है, मतलब a प्लस बी का होल स्केयर, ये हमें वैल्यू बतानी है। a और b की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू है -1 प्लस b की वैल्यू है 3, ये रखेंगे यहाँ इसका स्केयर। तो ये क्या होगा, देखो प्लस माइनस हमेशा चेक करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। बड़ा नंबर 3 है, ये 1 है, 3 में से 1 गया 2, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 3, 3 का साइन क्या है प्लस, तो इसलिए प्लस करेगा 2, और इसका क्या है स्केयर, 2 का स्केयर कितना होता है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये हमने कल वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1936 में। और ये सबसे पुराना है, ये मैंने कल जो क्वेश्चन करे थे हमने उसके अंदर कंप्लीट किया था 1936 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गिरि और टोंस हरियाणा राज्य में किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? टांगरी, कृष्णावती, यमुना या मारकंडा, इनमें से बताना है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा यमुना नदी। तो ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ गिरि और टोंस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में सिक्किम को THL JJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनिंग को कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए आपने बताना है। वैसे इसका आंसर आपने देख ही लिया है, बी आंसर है, पर ये आपने चेक करना है कैसे होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? तो 2024 की बात की गई है पेरिस ओलंपिक के, इसके अंदर लिए थे 24 एथलीटों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? देखो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे इसका, देखिए सबसे पहले मिश्रण कितना दे रखा है, जो मिक्सचर है 10 लीटर है, ठीक है, और मात्रा क्या है? दूध और पानी की, दूध 3 है और पानी कितना है? 1, ठीक है, ये रेशो है 3:1। तो मिक्सचर कितना है? 10। तो हमें क्या बताना है? पानी की मात्रा बतानी है। मैं दोनों निकाल सकती हूँ, कैसे? देखो 3 × 10 डिवाइड बाय 4 क्यों आएगा? इन दोनों के रेशो को प्लस करेंगे हम, 3 1 और ये 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे। अभी मैंने 3 रखा है तो मैं दूध की मात्रा निकाल रही हूँ यहाँ 2 और 5, ये किस पे कटेंगे? 2 पे। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 दिए 15/2, तो ये आएगा 7.5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ मैंने किसकी वैल्यू रखी थी? दूध की, तो दूध कितना है? 7.5 लीटर। अगर मुझे पानी की मात्रा निकालनी है तो या तो मैं 10 में से सीधा यहाँ माइनस कर दूंगी 7.5, मतलब दूध की वैल्यू निकाल के, तो यहाँ से पानी की वैल्यू वैसे भी निकाल सकती हूँ। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पानी का रेशो रखूँ 1 × ये क्या बचा? 5/2, ये कैंसिल आउट करके ही मैंने रख लिया, तो कितना आएगा? 5/2। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो तब भी कितना आएगा? 2.5। तो इसका आंसर बताना है हमें, 10 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी है, तो कितनी आई है? 2.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x+2, नेक्स्ट क्वेश्चन है x+2 डिवाइड बाय 5 = x-1 डिवाइड बाय 2, तो x का मान बताना है। इसको सिंपल सोल्व करेंगे, x+2 डिवाइड बाय 5 = x-1 डिवाइड बाय 2। आपने सिंपल याद रखना है, इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इनके अंदर, ये इक्वल है बीच में, 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x के साथ प्लस 2 के साथ, = 5 कहाँ जाएगा? इधर, 5x-1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2 2 जा 4, 5 को करेंगे 5x - 5, तो ये होएगा 4 इधर ही रहेगा, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा? 9 = 5x, ये 2x उधर जाके क्या हुआ? -2x, तो क्या बचेगा? 5 9, ये 5 होगा, माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, 5 और 4 कितना हो गया? 9 = 5x में से 2x गए तो कितना बचा? 3x, और 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा? डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो आंसर मेरा क्या आएगा? 3। इसमें आपने सिंपल एक चीज़ और याद रखनी है, देखो अगर हमारे पास परिमेय संख्या है, मतलब बटे वाली संख्या है, जैसे 2/3 है, जैसे 2/3 है, इसमें अगर मुझे 1/4 ऐड करना है तो मैं क्या करती हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ नीचे वाले की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 4 3 12, तो क्या होगा? 8 9 10 11, 11/12, मतलब इनको मैं जोड़ूँ तो 11/12 आना चाहिए मेरे पास। अगर यहाँ मेरे पास माइनस होता, ऐसे होता 2/3 - 1/4, तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे वाले के साथ गुणा, 4 दूनी 8 - 3 एकम 3/4 3 12, तब मेरे पास आंसर आता 5/12। 8 में से 3 गए 5, 5/12 ऐसे। पर अगर मेरे पास जैसे यहाँ ये वाला क्वेश्चन था, x+2 और 5 = x-1/2, तब जब हमारे पास यहाँ प्लस माइनस ना हो के =2 हो, तब ये इधर होता है मल्टीप्लाई, ये उधर होता है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाले की कोई गुना नहीं होती, क्योंकि बीच में इक्वल दिया हुआ है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है।
तो इसका आंसर क्या आया मेरे पास? डी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सौर गठबंधन का मुख्यालय बताना, मुंबई में, गुड़गांव में या नई दिल्ली में? तो ये गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? गुड़गांव। नेक्स्ट है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ या हैदराबाद? तो ये इसने क्या पूछ रखा है? बागवानी का, भारतीय बागवानी का पूछ रखा है, तो ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा का हमारे पास है करनाल के अंदर, उचानी गांव में। ठीक है, उचानी, ये अपने याद रखना है। वैसे सिंपल आता है, अगर हरियाणा का बागवानी अनुसंधान तो करनाल ऑप्शन में आएगा, तो ये करनाल आपने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक बताना है। निकाल लो ऐसे, 16 और 24 का। 2, 8, 4, 2, 1, 2, 12, 6, 3, अब तो जा ही नहीं सकता, 3 पे ही जाएगा, बटे 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बस इनका 3 3 का पेयर मिल रहा है, तो इसका क्या आएगा आंसर? 8। इसका आंसर आ जाएगा मेरा 8। 6, देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमें बताना है कि हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास नारनौल, करनाल, कैथल या फिर भिवानी। तो हरियाणा के अंदर जो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है। और महेंद्रगढ़ को हम खनिजों के लिए भी याद रखते हैं। सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। करनाल को हम कर्ण नगरी के नाम से जानते हैं और यहाँ कर्ण झील भी है। कैथल को हम छोटा काशी के नाम से भी जानते हैं, और कैथल को छोटा काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर स्थित हैं और नवग्रह कुंडों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। भिवानी को हम बॉक्सिंग का पावर हाउस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपने नारनौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या है? एक परिवार में कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां हैं और औसत आयु उनकी 4 है। हम पहले लिखेंगे औसत आयु। 4 वर्ष, और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ डिवाइड बाय टोटल नंबर, मतलब जितनी लड़कियां दे रखी उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। उसने क्या पूछा है? आयु का योग, मतलब सम ऑफ पूछा है, बराबर ये 4 के बराबर है। टोटल नंबर कितनी, टोटल लड़कियां कितनी है? 3, तो सम ऑफ आ जाएगा 4। ये 3 यहाँ डिवाइड में, और ये फिर कहाँ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3, तो आंसर आएगा इसका 12। मतलब उन लड़कियों की आयु का योग कितना होगा? 12 साल। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 से 54 के बीच में कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य है परंतु 3 से नहीं? तो एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर हम कोई भी नंबर लें, इसने बात किया 9 से 54 के बीच में, मतलब 9 से लेके हम 54 तक की संख्याएं लिखेंगे, उनके बीच में बताना है कि 9 से तो पूरी पूरी भाग हो जाए, विभाज्य हों, परंतु 3 से नहीं। पर एक भी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कोई नहीं, 8, 6 या फिर 5। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर अगर हम 9 से 54 के बीच में उठा के देखें, अगर वो नंबर 9 से पूरा पूरा भाग है तो वो 3 से भी पूरा पूरा भाग होगा, क्योंकि 9 को हम अगर तोड़ के लिखें 3 × 3 ही लिखते हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो वो 9 से भी होगा, अगर कोई नंबर 9 से भाग हो रहा है वो 3 से भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोमीटर और एनीमोमीटर। अगर हम वायु वेग की बात करें तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। अगर हम वायु दाब की बात करते हैं तब इसका आंसर हो जाता बैरोमीटर। पर हमने किसकी बात की है? वेग की बात की है, तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हाइग्रोग्राफ और हाइड्रोमीटर का देख लीजिए। देखो, बैरोमीटर वेग के लिए नहीं बल्कि वायु दाब को मापता है, बैरोमीटर वेग को मापता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मापने का उपकरण है, और हाइग्रोग्राफ वायुमंडल की आर्द्रता, मतलब जो ह्यूमिडिटी है उसको लगातार रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है हाइग्रोग्राफ। इसमें ग्राफ बनाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 18 मार्च को बुधवार हो तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? देखो ऑप्शन दे रखे हैं मंगलवार, शुक्रवार, गुरुवार और रविवार। तो इसका आंसर होगा, देखिए क्या होगा। अगर हम बात करें 18 मार्च की तो हमें जाना है 1 मार्च पर, मतलब 17 दिन
बैक जाना है हमें। अगर 17 को मैं डिवाइड करूँ 7 से, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं 7 डेज, इसलिए मैं किस से डिवाइड करूँगी 7 से। 7 पे 2 पे जाएगा 14, मतलब 2 हफ्ते हो जाएंगे, प्लस ऑप्शन आंसर क्या बचेगा 3, शेष 3 बचेगा। मतलब 2 हफ्ते पीछे अगर मैं जाऊँ, 2 हफ्ते पीछे जाऊँगी 18 से, किस पे जाऊँगी मैं 11 पे। 11 से 18 के बीच में 7 दिन हो जाएंगे। फिर उससे पीछे चलूँगी थोड़ा तो जाएगा 4 पे। 18 को बुधवार है, फिर पीछे 11 को बुधवार होगा, फिर 4 तारीख को बुधवार होगा। बुधवार के बाद फिर हमें 1 पे जाना है, 2 और 3 दिन पीछे जाना है। तो ये बुधवार है तो यहाँ मंगलवार, फिर ये सोमवार, फिर रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 एम्पियर के बराबर है। 1 एम्पियर के बराबर बताना है क्या होगा। 1 कूलम प्रति सेकंड, 1 वोल्ट प्रति सेकंड, या 1 जूल प्रति कूलम, या फिर 1 सेकंड प्रति कूलम आवेश। तो इसका आंसर होगा 1 कूलम प्रति सेकंड। 1 कूलम प्रति सेकंड। और जो ये एम्पियर है ये किसकी इकाई है, विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था। ये एग्ज़ाम 2024 के अंदर हुआ था, इसलिए इसमें 2023 की थीम पूछ रखी है जो विश्व बाल दिवस मनाया गया था। ऑप्शन देखिए इसके, हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करें, आज के बच्चे कल के हमारे रखवाले, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। देखो, विश्व बाल दिवस 2023 का विषय हर बच्चे के लिए हर अधिकार था, जो बच्चों के अधिकारों पर जोर देता है। 2025 के लिए मुख्य विषय, अभी हम 2026 में चल रहे हैं पर हमें 2025 का पूछ सकता है एग्जामिनर। तो इसका थीम थी बच्चों को सुनो, मेरा दिन मेरा अधिकार, लिसन टू चिल्ड्रन, माई डे माई राइट्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है। तो भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है, सुधीर कक्कड़, सुमन रंगनाथ, सुहास मिश्रा या शमंत सिंह। तो इसका आंसर होगा ए, सुधीर कक्कड़। ये आपने याद रखना है, सिंपल, मनोविश्लेषण के जनक बताया इसने सुधीर कक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध में विद्युत किसके व्युत क्रमानुपाती होता है। एक प्रतिरोध में विद्युत किसके व्युत क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के, प्रतिरोध के, विद्युत आवेश के, या फिर ऊष्मक्षय के। तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध के। मतलब जो प्रतिरोधक रेजिस्टेंस की बात की गई है यहाँ, प्रतिरोधक, तो ये किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के। अगर हम इनकी चारों की बात करें, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, और विद्युत आवेश क्या होता है, या फिर ऊष्मक्षय क्या होता है। तो सबसे पहले विभवांतर की बात करें। विभवांतर जो होता है 2 बिंदुओं के बीच में बिजली को चलाने का काम करता है। मतलब कितनी ताकत से बिजली चल रही है। मान लो कोई एक मेरे पास छोटी बैटरी है और मैं उससे बल्ब जलाऊँ, ठीक है, वो जले ना जले इस बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये बैटरी बड़ी होगी तो मुझे क्या ज़्यादा रोशनी मिलेगी, ठीक है, मैं ज़्यादा बल्ब जला सकती हूँ उसके ऊपर। मतलब बिजली को चलाने की ताकत के ऊपर की जो बात करें उसको विभवांतर बोलते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, वी से डिनोट करते हैं हम। फिर होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट पैदा करना। जो 2 पॉइंट्स के अंदर जो बिजली चल रही है, ठीक है, उनके बीच में प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये किसका काम करता है, अगर जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो उतना ही करंट लगने की संभावना कम होगी। विद्युत आवेश, जिसकी वजह से वस्तु में बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है, ये 2 टाइप से है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है ऊष्माशय। ऊष्माशय का मतलब कितनी बिजली वस्तु के अंदर, कितनी बिजली उत्पन्न हुई है या कितनी बिजली का क्षय हुआ है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे हीटर हो गया, ठीक है, हीटर अगर गर्म हो रहा है, उसके अंदर अगर एक रोड है, ठीक है, वो गर्म होगी, तो गर्म होने के बाद गर्मी उत्पन्न होगी। तो ये क्या है, एग्जांपल ऊष्माशय का एग्जांपल है। बिजली की क्या होती है, इसमें बर्बादी होती है, या फिर बिजली खत्म हो रही होगी, इसको बोलेंगे ऊष्माशय। नेक्स्ट है हमारा, ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती होती है, I = V/R। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में 134 का अर्थ गुड एंड टेस्टी है, 478 का अर्थ सी गुड पिक्चर है। अब यहाँ देखो, गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स, और 729 का अर्थ पिक्चर्स एंड फेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक सी को दर्शाता है। इसमें हमें कोड बताना है। देखो, अगर हम ध्यान से देखें, पहले वाले और सेकंड वाले ऑप्शन में गुड एंड टेस्टी लिखा हुआ है, इसमें भी गुड
लिखा हुआ है, तो गुड का ऑप्शन इसमें इन दोनों में, इनके जो कोड है इनमें कौन सा मैच कर रहा है, 4, और यहाँ भी 4 है तो 4 कट जाएगा, मतलब 4 किसका कोड हो जाएगा, गुड का। नेक्स्ट हमें आंसर किसका बताना है, सी का, गुड एंड टेस्टी। यहाँ सी गुड पिक्चर्स। अब पिक्चर्स का चेक करूँगी मैं अगले वाले में। पिक्चर्स का यहाँ 8 है और इस वाले में यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, क्योंकि 8 तो इसके अंदर नहीं है तो 7 कैंसिल आउट करूँगी मैं यहाँ से। 7 किसका हो जाएगा, पिक्चर्स का। अब क्या बचा मेरे पास, सी का क्या बचा, 8, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 8। अब इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे हम 8 है या नहीं है हमारे पास, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3/4 - 5/x तो 7/x है तो x का मान बताना है, क्या होगा। देखिए हमें क्या दे रखा है, 3/4 - 5/x = 7/x। हम x वाली टर्म एक साइड रखेंगे, 3/4 = ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +5/x। जब भी हमारे पास बेस सेम होता है तो बेस को एक ही बार लिखते हैं, ऊपर अगर प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ हमें प्लस दिया हुआ है तो 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 बराबर 3/4। ये x इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 डिवाइड में था तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, और जो बचेगा 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 4 पे, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 16। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRTV क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए सिंपल है, हमें क्या दे रखा है, PRTV और यहाँ पूछ रखा है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखें, P Q छोड़ के R है, S छोड़ के T है, U छोड़ के V है, W छोड़ के क्या आ जाएगा, X। तो मेरा आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2³ + 10³ का मान क्या है। तो ये होगा 2³ सोल्व कर लेंगे हम इसको, 10³ 2³ मतलब 2 को 3 बार गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब होता है जितनी पावर है उतनी ही बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 × 4 4 3 4 2 8 प्लस 10 को करेंगे 1 2 3 0 तो 1008। मेरा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का राज्य का पेरिस कहा जाता है। ऑप्शन है मेरे पास, करनाल, पानीपत, गुड़गांव और रोहतक। तो हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है करनाल को। किस वजह से, क्योंकि यह अपनी सुंदरता, आधुनिकता और विकास के लिए जाना जाता है और इसे एक विकसित पेरिस जैसे शहर की याद दिलाता है, और इसे स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसलिए इस करनाल जिले को क्या बोला जाता है, हरियाणा राज्य का पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया। गुड़गांव, रांची, पटना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुड़गांव। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण ये कब किया गया, देखिए इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब या भीष्म के नाम से इसको जाना जाता है। ये दिसंबर 2023 में गुरुग्राम के अंदर शुरू किया गया था, और जिसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया है, और यहाँ 72 कॉम्प्लेक्स क्यूब्स में आता है। इसका मुख्य बिंदु इसके देख लीजिए, इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मृत्यु। और ये कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर, भारत में। विशेषताएं हैं इसकी, 72 मॉड्यूलर क्यूब्स में बना है, जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है। किसी भी आपात स्थिति, भूकंप, बाढ़, युद्ध में 1 घंटे के भीतर तैनात किया जा सकता है। मतलब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है, और इसके अंदर 200 मरीजों का इलाज कर सकता है। 48 घंटों तक 100 लोगों के लिए आवश्यक चीज़ें उपलब्ध करा सकता है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, पेड़ों की एक पंक्ति में पेड़ पंक्ति के दोनों छोरों से 7वें स्थान पर है, मतलब यहाँ से भी 7वें नंबर पर है, और अगर इधर से काउंट करूँ तब भी ये 7वें नंबर पर है। तो मतलब इधर कितने होंगे, 6, इधर भी कितने होंगे, 6, 6 और 6 12 प्लस 1 ये हो गया, कितने होंगे 13। तो कितने पेड़ होंगे, 13। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है। छलनी, शीव नलिकाएँ, फ्लोएम, फाइबर, ट्रैकिड्स, सहकोशिकाएँ। तो इसके अंदर होगा ट्रैकिड्स, किसके अंदर, जाइलम उत्तक के अंदर। और जाइलम उत्तक का काम क्या होता है, यह पानी और खनिज पदार्थों को पौधों की जड़ों से लेकर पौधों के
तनों तक या पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम उत्तक। ये क्वेश्चन पहले भी, जाइलम वाला क्वेश्चन जो है ये पहले भी 1-2 पेपर में आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखना है। जाइलम उत्तक के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना है। ये इसका क्या काम है, पानी और खनिज पदार्थों को जड़ों से पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुँचाने का काम करता है जाइलम उत्तक। तो इसका आंसर होगा ट्रैकिड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसके लाकाडोंग हल्दी के लिए भौगोलिक इंडिकेशन जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? मेघालय, सिक्किम, असम। ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए। क्योंकि देखो जीआई टैग का मतलब क्या है, यहाँ की ये हल्दी है, लाकाडोंग हल्दी, इसका नाम क्या है, लाकाडोंग हल्दी, और कहाँ की है, मेघालय की है। जीआई टैग का मतलब क्या है, जीआई टैग किसी उत्पाद के भौगोलिक मूल को बताता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है और उसकी खास गुणवत्ता के कारण ये यूज होता है। और किसी, मान लो किसी राज्य के अंदर या शहर के अंदर वहाँ क्या जो चीज़ फेमस होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। अब तक मोस्टली 600 प्लस जीआई टैग मिल चुके हैं चीज़ों को। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर जो मुर्रा नस्ल की भैंस हैं उसको जीआई टैग मिल चुका है। फुलकारी जो ओढ़नी है उसको मिल चुका है। ये साझा रूप से है पंजाब और राजस्थान के साथ मिलकर, और हरियाणा के जो बासमती चावल है उनको भी जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे ही पानीपत के अंदर पानीपत हैंडलूम्स है जो, उसके लिए भी ट्राई किया हुआ है पर अभी उसको जीआई टैग मिला नहीं है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? दर्द आशु, संदेशा, जनन जनन या झाड़ू फिरी। तो इसका आंसर होगा डी, झाड़ू फिरी, और ये किसकी कृति है? राजा राम शास्त्री की। नेक्स्ट है हमारा, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 28 सेंटीमीटर व्यास, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कल मीन्स पहिया है जो इसमें दे रखा है। इसके अंदर क्या है, व्यास, ये पूरा क्या होता है, व्यास, यहाँ से यहाँ तक का व्यास होता है। ऐसी अगर मैं बात करूँ हाफ की, तो ये होती है त्रिज्या। इसने दिया है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर की आधी। मतलब 28 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 14 सेंटीमीटर। अब पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी कर चुका है, मतलब ये पहिया था यहाँ से ऐसे 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 एक एक राउंड 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 कंप्लीट करके ये कितना चल चुका है, 880 सेंटीमीटर। अब उसने ये बताना है कि जो ये गोल 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 ये घूमा है, ये कितने चक्कर इसने कंप्लीट किए हैं वो बताना है हमें। तो हमें देख क्या क्या रखा है, देखो हमें जो हमारा सर्कल होता है, अगर उसका मैं पूरा ही चक्कर कंप्लीट करूँ तो इसकी जो डिस्टेंस होता है कंप्लीट करता है एक चक्कर में, ये करता है 2πr। मतलब ये सर्कल होता है, सर्कल की जो परिधि होती है उसको किससे डिवाइड, क्या लिखते हैं उसका फॉर्मूला 2πr। तो एक चक्कर कंप्लीट करने का 2πr। पाई की वैल्यू 2/7 दे रखी है, तो हम लिखेंगे 2 × पाई की वैल्यू 2/7 गुणा आर कितना था मेरा 28 था, तो इसका आधा होगा 14। कटिंग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 2 दूनी 4, और ये 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब एक चक्कर वो लगा रहा है 88 सेंटीमीटर का, उसने लगाए हैं 880 सेंटीमीटर वो चल लिया है। तो 88 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आएगा 10। मतलब वो 10 चक्कर लगा चुका होगा अब तक। कितने, 10 चक्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए। चंद्रमा उपग्रह है, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, सूर्य ग्रह, सौर प्रणाली। तो इसका आंसर होगा बी। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह, पृथ्वी एक ग्रह, अतः संबंध उपग्रह और ग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं अखिल भारत पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश के अंदर, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 22 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी, 30 जनवरी 2024 तक ये चली थी, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता। और ये हुई थी कहाँ पर? ग्राउंड सेंटर के अंदर, विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में बदल जाता है, धूसर ग्रे कलर में, पीले रंग में, या फिर लाल रंग में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का अगर जो इसके ऊपर प्रकाश डलता है तो ये बदल जाएगा दूसर ग्रे रंग में। और ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसके अंदर फोटो कंपोजिशन अभिक्रिया से गुजरता है, मतलब प्रकाश रासायनिक अपघटन के कारण ये क्या हो जाता है, सिल्वर जो
सिल्वर क्लोराइड है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में दूसर, ग्रे रंग में सिल्वर Ag मतलब धातु और क्लोरीन गैस के रूप में बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा हो जाएगा, दूसर या ग्रे कलर का हो जाएगा, थोड़ा काले काले रंग का या भूरे रंग का दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट है फाइल क्या है। फाइल क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर सभी ने पढ़ रखा है, जब हम फाइल्स बनाते हैं उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहित एक प्रोग्राम, अस्थायी भंडारण स्थान, द्वितीयक भंडारण, मीडिया पर एक नामित स्थान, या फिर एक प्रकार का पाइथन वेरिएबल। तो डी नहीं हो सकता, ये दोनों भी नहीं हो सकते, तो इसका आंसर होगा सी, द्वितीयक भंडारक, मीडिया का एक नामित स्थान, मतलब एक कोई फाइल दी होगी जिसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर फाइल्स होती हैं ना, नाम से हम सेव कर देते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देते हैं, तो ये द्वितीयक भंडारण मीडिया पर एक नामित स्थान है, सी आंसर। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय में शामिल कितने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल हैं मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, या एक मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य, या फिर 30 अन्य। तो याद रखना है टोटल है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 34, 33 तो अन्य है और एक मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखने से ही पता चल रहा है कि अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसके बाद क्या होगी, 14 भी कट जाता है, 15 भी, 16 भी और 17 भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर को प्रतिनिधित्व करती है, ये बताना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिकोड, इंडियन स्क्रिप्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा बी, यूनिकोड। ये याद रखना है आपने, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ याद करने से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक कूट भाषा में NIGHT को REKDX लिखा जाता है, उसी भाषा में क्राइम को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपने आंसर इसका फाइंड करना है और ऑप्शन में बताना है। इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत में वैट मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका आंसर होगा हरियाणा, इसका आंसर क्या होगा, हरियाणा। देखो जो वैट था ये पहले था, ठीक है, VAT वैल्यू एडिड टैक्स। अब क्या लगता है, अब लगता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये पहले लगता था वैट, अब नहीं लगता, अब क्या लगता है GST। और जो हरियाणा है ये सबसे पहले था वैट लगाने वाला, और अब उसके बाद ही मतलब इन्होंने लगाया था 1 अप्रैल 2004 से लागू कर दिया था, पर और जो दूसरे राज्य थे उन्होंने किया था 1 अप्रैल 2005 से शुरू, इसलिए इसमें पहला नाम किसका है, हरियाणा का। अभी आपने याद रखना है वैट पुराना था, अब क्या आ गया GST, ये याद रखना है। नेक्स्ट है देखो वैल्यू एडिड टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। 1 अप्रैल 2004 को लागू कर दिया था, जबकि अन्य अधिकांश राज्यों ने इसे 1 अप्रैल 2005 से अपनाया था। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य बाद में शामिल हुए इसके अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय वित्त आयोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, या फिर नीति आयोग ने। तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग ने स्टार्ट किया, संपूर्णता अभियान शुरू किया है। और इसके अंदर है क्या, ये सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को सुधारने का काम करेगा, जैसे स्वास्थ्य हो गया, पोषण हो गया, विकास, शिक्षा, कृषि और सामाजिक जो विकास है उसके ऊपर ये काम करेगा। संपूर्णता अभियान किसका है, नीति आयोग का। नीति आयोग किसका नाम है, पहले योजना आयोग था नीति आयोग का नाम, और इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक व्यय, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर। मेरा बिल मेरा अधिकार किससे रिलेटेड है, GST से। वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो हम किसी प्रोडक्ट वगैरह को खरीदते हैं या फिर कोई सर्विसेज हम लेते हैं उनके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं GST। मेरा बिल मेरा अधिकार इसी से रिलेटेड एक योजना है जिसके अंदर जो उपभोक्ता है उनको वो अपना बिल ले सके, अपना बिल की डिमांड कर सके, उसके लिए ये योजना चलाई थी किसने, हरियाणा सरकार ने।
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? तो शिक्षा का अधिकार बताना है किसके अंदर है? 21A के अंदर। इसके अंदर क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है और उनको ये दिलवानी ही जरूरी है, 6 से 14 साल के बच्चों को। 20A किससे रिलेटेड है? 20A है अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने मान लो किसी व्यक्ति ने 2012 में कोई अपराध किया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, ठीक है। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे कोई सज़ा मिली, 1 साल की, 2 साल की, कुछ भी, अगर उसे वो सज़ा मिल गई, उसके बाद कोई और व्यक्ति आके दोबारा उसके ऊपर उसी अपराध के लिए मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, ना ही उसे दोबारा से दंडित किया जा सकता है उस अपराध के लिए जिसकी सज़ा से ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये 20A से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 51A। 51A है मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है जैसे राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान, इनका सम्मान करना, देश की एकता, अखंडता और सार्वजनिक चीज़ों की रक्षा करना, तो ये उससे रिलेटेड है 51A। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? अम्बाला, सिरसा, हिसार, रोहतक। तो हम सभी को पता है हरियाणा के अंदर कितने 6 मंडल है। अम्बाला है, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद और कौन सा रह गया? गुरुग्राम। अब ये ऑप्शन में क्या क्या है? अम्बाला दे रखा है, सिरसा नहीं है, हिसार और रोहतक भी दे रखा है। तो ये सिरसा जो है ये प्रशासनिक मंडल नहीं है, ये याद रखने हैं आपने 6। अम्बाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट है हमारा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 13, ये 4 ट्रायंगल दी हुई है, 13, 5, 12, 17, 8, 15, 25, 7, 24, क्वेश्चन मार्क 9, 40। यहाँ बताना है 41, 45, 50 या 52 में से। इसमें देखिए क्या होगा। अगर मैं सिंपल ऊपर की तरफ देखूँ, 17 में कितने ऐड हुए हैं? 4। यहाँ कितने ऐड हुए हैं? 5, 6, 7, 8। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 2 हुआ है, तो यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई 2 करूँ तो 8 दूनी 16 ऐड करूँगी तो 6, 5, 11 और 1, 41। तो इसका आंसर हो जाएगा 41। ये तो हुआ ऊपर की तरफ से, पर अगर मैं नीचे की तरफ से देखूँ तो तब भी मैं इसका आंसर निकाल सकती हूँ। कैसे? देखो, पहले वाले में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो क्या आएगा? 125 और 144, ये हो जाएगा 169 और इसका स्क्वायर रूट करूँगी मैं तो क्या आएगा? 13। ये दे रखा है। सेम ऐसे ही अगले वाले का 8 और 15, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 15 का होता है 225। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये होगा 6 और 2 8 और ये 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो ये आंसर 17 ही है। नेक्स्ट है 7 और 24 का। 7 को होता है 49 प्लस 24 का होता है 576। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो क्या होगा? 625। 625 का अंडर रूट क्या होगा? 25। ऐसे आ गया। ऐसे इनका और इसका भी कर सकती हूँ मैं। 9 का और 40 का। 9 का होता है 81 प्लस इसका होगा 1600 1861 करके इनका स्क्वायर रूट निकालूँ तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रखी है। आंसर आएगा इसका 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा क्षारीय ऑक्साइड। ये क्षारीय ऑक्साइड का मतलब क्या है? देखिए, जहाँ पर जो पानी के साथ मिलकर अभिक्रिया करके क्षार बनाए तो क्षारीय ऑक्साइड, जो पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाए तो अम्लीय ऑक्साइड। इसका धात्विक वाली का हो जाएगा क्षारीय। तो आंसर होगा सी। ये हमारा हरियाणा पुलिस 2024 के अंदर जो एग्ज़ाम होता है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसके अंदर हम जितने भी हरियाणा पुलिस के अब तक एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी का सॉल्यूशन मैं इस सीरीज़ में प्रोवाइड कराऊंगी। उसके बाद हमारा ग्रुप डी का चलेगा। पहले हम हरियाणा पुलिस का कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो कंप्लीट पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मैं और वीडियोज़ जल्दी अपलोड कर पाऊँ। धन्यवाद।